नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये इंडिया और यूएसए के रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। आप जानते हैं हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो यूएसए की यात्रा पर गए थे। उससे पहले वो कहां पर थे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये जो उनकी यूएसए की यात्रा है इसके साथ जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज recent visit to the US in reshaping इंडिया यूएस रिलेशंस। ये जो यात्रा है इससे दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं उसको कैसे रीशेप किया जा सकता है या फिर ये कैसे रीशेप हुआ है। ओके, आई एम श्योर हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने और इससे पहले जब वो प्रेसिडेंट बने थे, पहली बार जब बने थे, तो उस समय पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था एंड दैट वाज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। राइट, वो अमेरिका को फिर से ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं। MAGA ये उनका ये इनिशिएटिव है और इसी इनिशिएटिव को वो इस सेकंड टर्म में भी, राइट, ट्रंप 2.0 सरकार जो है उसमें भी इसी इनिशिएटिव को वो फिर से लॉन्च कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट जो है ट्रंप साहब, तो क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बने हैं तो इसकी वजह से यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अभी बाइडेन साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो ख़त्म होगी और नई पॉलिसीज़ जो हैं वो अपने तरीके से या फिर अपनी जो सोच है उसके माध्यम से चीज़ों को चेंज करेंगे। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ यूएसए। दोस्तों, ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट आई है, तो इसमें भारत भी इंक्लूडेड हैं। आपको पता होगा कुछ समय पहले उन्होंने भारत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया था एंड दैट इज कि भारत जो है ये एक टैरिफ किंग है। उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया। टैरिफ किंग का मतलब ये होता है, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट टैक्स लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि यूएसए जो है वो भारत को और ज्यादा चीजें बेचना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो यूएसए भारत में बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने बहुत सारी चीजों पर इंपोर्ट टैक्स जो है वो काफी ज्यादा लगा कर रखा है। तो इस प्रकार की चीजों से ट्रंप साहब जो हैं वो खुश नहीं होते हैं और भारत के लिए यूएसए जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप भारत के एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस को देखेंगे, बड़े बड़े जो देश हैं या फिर जो रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है, फिर यूके हैं, यूएई, इंडिया, सॉरी बेग योर पार्डन, यूएसए, राइट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हमारे टॉप एक्सपोर्ट के डेस्टिनेशंस हैं, जब कनाडा उसमें नहीं आता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन, यूएसए आ गया, ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे ऐसे देश हैं, तो उसमें यू विल फाइंड कि यूएसए जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है। राइट, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा व्यापार जो है वो यूएसए के साथ और ज़्यादा बढ़े। बॉटम लाइन तो यही है कि ये जो विजिट रही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, तो ये इंडिया यूएस रिलेशन में एक नया माइलस्टोन क्रिएट करती है। राइट, तो आई वुड से कि एक बहुत ही पॉजिटिव उनकी विजिट रही। उनकी डिस्कशन ट्रंप साहब के साथ जो रही तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स कवर किए गए, जैसे कि ट्रेड हैं, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और आपको याद होगा अगर आप रेगुलरली इस सीरीज़ को देखते हैं तो इससे पहले की जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं अभी, तो उसमें भी हमने इंडिया यूएस रिलेशंस को कवर किया था। राइट, जो जो चीज़ें डिस्कशन हुई थी, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस को लेकर चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसी के साथ दोस्तों एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। इट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज़। देखिए, ये सीरीज जो है इसमें हम हर रोज 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। इट्स नॉट एसोसिएटेड विथ एनी डेट। ऐसा नहीं है कि आपने आज का लेक्चर जो है वो आज नहीं देखा या फिर आज का वीडियो जो है वो नहीं देखा तो फिर आप कल का वीडियो नहीं देख सकते। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए। राइट, आप परसों के वीडियो को आज देखिए, कल के वीडियो को आज देखिए। राइट, इट्स टोटली अप टू यू। इसमें आपकी फुल फ्रीडम है। राइट, यू विल ऑलवेज फाइंड कि ये पांचों टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। सारे वीडियोस में जो 5 टॉपिक्स कवर किए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज अगर आपका पहला दिन है
तो पिछले जो वीडियोस हैं उनको आप क्विकली देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि फ्यूचर की जो डिस्कशंस हैं तो उसमें हम आगे आगे ही बढ़ते जाएंगे, राइट? ओके, दोनों देशों ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक दोनों देश जो है ये बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय व्यापार, जो चीज़ें इंडिया यूएसए को बेचता है, जो यूएसए इंडिया को बेचता है, तो ये टोटल आंकड़ा जो है वो हम $500 बिलियन को टच करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अचीवेबल टारगेट है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूएसए। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है इसका फोकस रहेगा रिड्यूसिंग ड्यूटीज, यानी कि जो इंपोर्ट टैक्स है ये दोनों कम करेंगे और दोनों एक दूसरे की मार्केट को ज़्यादा एक्सेस कर पाए, यानी कि यूएसए के प्रोडक्ट्स इंडिया में ज़्यादा बिक पाए और हम हमारे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को यूएसए को ज़्यादा सेल कर पाए। तो इस चीज़ पर ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो फोकस करेगा, विच इज़ ए गुड थिंग। यूएसए ने भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है उसमें अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है और वो यहाँ पर हेविली इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का इशारा है कि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक टाइज जो है ये और ज़्यादा गहरी ही होती जाती है, विच इज़ ए गुड थिंग। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो ये पूरी जो डिस्कशन रही दोनों नेताओं के बीच में, तो उसमें डिफेंस कोऑपरेशन जो है ये कॉर्नर स्टोन यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर रहा। यूएसए ने भारत को ये ऑफर दी है कि यूएसए अपना F-35 स्टील फाइटर जेट, जो बहुत ही एक एडवांस्ड फाइटर जेट है, वो भारत को बेचने के लिए तैयार हैं। देखिए, दिस इज जस्ट ए फर्स्ट स्टेप, अभी सिर्फ एक ऑफर हुई है। अब क्योंकि ऑफर हुई है तो आप समझ लीजिए बैक चैनल में बहुत सारी इस चीज को लेकर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी होगी। अब क्योंकि ये ऐलान किया गया है तो अब दोनों देशों की टीम जो है ये बहुत ही सिंसियरली F-35 फाइटर जेट जो है इस विषय पर डिस्कशन करेगी और आने वाले समय में हो सकता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। जैसे रफाल की अगर बात करें जो हमने फ्रांस से खरीदा है, तो एक लंबे समय तक डिस्कशन हुई और आज आप जानते हैं कि बहुत सारे रफाल्स जो हैं वो हमने फ्रांस से खरीदे, तो वैसा ही F-35 के साथ भी हो सकता है। 10 ईयर डिफेंस कोऑपरेशन प्लान जो है उसके साथ भी ये परफेक्टली अलाइन रहता है, दोनों देशों के बीच में जो प्लान है उसका। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इस बात का इशारा है कि ये पार्टनरशिप जो है इंडिया और यूएसए के बीच में, डिफेंस पार्टनरशिप टू बी प्रिसाइज, तो ये रीजनल स्टेबिलिटी में आप पाकिस्तान पकड़ लीजिए, अफगानिस्तान पकड़ लीजिए, और इमर्जिंग थ्रेट्स की बात करें तो अभी एक इमर्जिंग थ्रेट जो है दैट इज़ बांग्लादेश, और एक लंबे समय से इमर्जिंग थ्रेट जो रहा है तो दैट इज़ चाइना। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी ये डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो काम कर रही है। मोदी साहब की मुलाकात यूएसए के टेक लीडर्स के साथ हुई जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल थे। एंड आई एम श्योर यू नो कि इलॉन मस्क जो हैं वो ट्रंप 2.0 सरकार जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं, राइट। जो डिस्कशन हुई तो इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर चीज़ें हुई हैं, मोबिलिटी सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर आप कार्स पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इसमें आ गए, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है तो ये सारी चीज़ें, और स्टार लिंक इंटरनेट। ये स्टार लिंक इंटरनेट जो है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इंटरनेट के लिए जो टावर्स लगाए जाते हैं या फिर केबल्स बिछाए जाते हैं, तो स्टार लिंक इंटरनेट का फ़ायदा ये है कि सैटेलाइट के माध्यम से वे सारे रूरल एरियाज़ जहाँ पर या फिर जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पर ये टावर्स लगाना या फिर वहाँ तक ये पूरा जो वायर का सेटअप है ये करना, केबल का सेटअप करना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उसमें स्टारलिंक इंटरनेट जो है वो डायरेक्टली सैटेलाइट के माध्यम से आपके रिमोट एरियाज़ तक इंटरनेट प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जिन जिन क्षेत्रों में इंटरनेट आज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, राइट। तो ये सारी डिस्कशन हुई और इसी के साथ साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं तो इसकी बातचीत हुई है, टेक्नोलॉजी का कैसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो भी मेंटेन रही है। यूएसए के साथ क्लोज रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि हम जो यूएसए कहेगा वो करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो एक ऑटोनॉमी है, राइट, वो तो हम मेंटेन करके ही यहाँ पर चल रहे हैं। हमारे रिलेशंस रशिया के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं तो इसी चीज़ को हमने मेंटेन भी रखा है। यूएसए के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि वी आर स्पॉइलिंग आवर रिलेशंस विद रशिया, नहीं। और यूक्रेन को लेकर जो यूक्रेन वॉर को लेकर जो भारत का स्टैंस है वो आज भी बरकरार ही भारत ने रखा है। तो
ये भी इस बात का इशारा है कि हमारा भी एक बहुत अच्छा वजन है व्हेन इट कम्स टू इंडिया यूएस रिलेशंस, और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमारी हमेशा से प्रायोरिटी रही है, एंड आई एम श्योर हमेशा से हमारी मीन्स हमेशा हमारी प्रायोरिटी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट ही रहेगी। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, ये जो कूटनीतिक जगत है, तो उसमें हर देश जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही पहले देखता है। ये विजिट ने दोनों देशों के रिलेशंस में एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी ऐड की है, नो डाउट अबाउट इट, और बहुत सारे क्षेत्रों में दोनों देश जो हैं वो कोऑपरेट करेंगे, इस चीज़ को लेकर भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, और ये इस बात का ही इशारा है कि ये जो पार्टनरशिप है ये स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में एक रोबस्ट अलाइनमेंट क्रिएट कर रही है। तो ओवरऑल आई वुड से things are very very good or going in right direction. Now let's move on to the next topic. ये वाला टॉपिक जो है ये इनकम टैक्स बिल 2025 के साथ जुड़ा हुआ है। What measures are needed to ensure the income tax bill 2025 achieves meaningful tax reform beyond simplification? सिंप्लीफिकेशन इज गुड, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के जो टैक्स में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे ये इनकम टैक्स बिल जो है वो इस चीज़ को अचीव करें। हाल ही में हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इनकम टैक्स बिल 2025 जो है उसको टेबल किया है, और हमारे देश का जो 6 दशक पुराना 6 डेकेड ओल्ड टैक्स लॉ जो हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा सुधार करने की कोशिश जो है वो इस बिल के माध्यम से की जा रही है, राइट। इसका जो मेन फोकस है इस बिल का वो यही है कि चीज़ें जो हैं, कंप्लायंस जो है ये और ज़्यादा सिंपल हो जाए, लिटिगेशन यानी केसेस जो होते हैं तो ये केसेस कम से कम हों, और जो टैक्स लॉ हैं ये और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। ये 3 बड़े लक्ष्य को लेकर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। नाम क्या है? इनकम टैक्स बिल 2025। ओके, अब जो सबसे पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आ रही है इस बिल में, दैट इज़, आपने सुना होगा ना, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीज़ें सीए को समझ में आती हैं, लेकिन एक लेमैन जो एक आम आदमी है उसके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हटाकर टैक्स ईयर बहुत ही सिंपल कर दिया, टैक्स ईयर का इस्तेमाल किया, इस शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसी के साथ साथ जो पुराना प्रोविजन था तो उसमें जो कुछ ऐसे सैंक्शंस थे, राइट, सेक्शंस थे, राइट, तो उसको एलिमिनेट किया गया है। जो रिडंडेंट सेक्शंस थे तो उनको हटाया गया है, और क्लियर टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो, समझने में आसान हो जाए, राइट, बेसिकली। और वर्ड काउंट भी कम हुआ है, और जो कुछ ऐसे क्लोजेस यहाँ थे वहाँ थे, तो इन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट यानी कि एक साथ रखा गया है ताकि जो टैक्स पेयर ग्रीवेंसेस हैं उनको अच्छी तरीके से एड्रेस किया जा सके। ये सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो फंडामेंटल टैक्स रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें करने में ये बिल जो है वो उतना ज़्यादा केपेबल नहीं है। अभी जो बिल टेबल किया है, याद रखिए, इट इज जस्ट टेबल्ड, राइट, इसको अभी पास नहीं किया गया है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी पार्लियामेंट के सामने रखा है। तो इसमें ऐसे कुछ फ्लोज है, कुछ अच्छी चीज़ें हमने देखी, लेकिन इसमें फंडामेंटल टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर जो चीज़ें चाहिए उतनी ज़्यादा चीज़ें ये नहीं कर पा रहा है। जो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज हैं, जैसे कि डिडक्शंस को लेकर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एग्जेम्पशंस, पेनल्टीज, ये सारी चीज़ें आज भी बरकरार हैं, और 1961 का जो एक्ट है उसके साथ इसमें कुछ क्रॉस रेफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रही है। तो बेसिकली वी कैन से कि ये बिल जो है ये परफेक्ट नहीं है, इसको और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है, इसको और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। इसी के साथ ये जो बिल है तो इसमें जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके पावर को और ज़्यादा एक्सपांड किया गया है। अगर किसी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपके ईमेल्स और आपके सोशल मीडिया हैंडल को भी जांचने की या फिर एक्सेस करने की जो अथॉरिटी है ये टैक्स अथॉरिटीज़ को, टैक्स ऑफिसर्स को दी गई है। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लोगों की प्राइवेसी का क्या होगा, और इसी के साथ साथ एज वी ऑल नो कि इसका मिसयूज़ होने के चांसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत चिंता के, थोड़े बहुत तो नहीं, आई वुड से ये कुछ ऐसे बड़े चिंता के विषय हैं जिस पर बदलाव की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि ये बिल जो है ये 31 मेंबर सिलेक्ट कमेटी को दिया गया है। अब ये 31 मेंबर की जो सिलेक्ट कमेटी है ये इस बिल को रिव्यू करेगी, और जो जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं तो आई एम श्योर ये जो 31 मेंबर सिलेक्ट कमेटी के लोग हैं तो वो दे आर वेरी एक्सपर्ट, उनके साथ बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी होंगे। वैसे सिलेक्ट कमेटी के मेंबर्स वैसे एक्सपर्ट नहीं होते हैं, दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कोर्स,
लेकिन उनके साथ उनको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होंगे, राइट। उनको ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। वो चाहे तो किसी कंपनी या फिर किसी व्यक्ति को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, उनकी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाएगी एंड होपफुली जब ये बिल जो है वो वापस पार्लियामेंट में आएगा तो ये और ज़्यादा रिफाइंड होगा, राइट। और ये बिल जो है इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेस बट मीनिंगफुल रिफॉर्म रिक्वायर्स रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन एंड इंश्योरिंग फेयरनेस। ये बिल जो है वो एक सही दिशा में एक अच्छे इरादे के साथ ही लॉन्च किया गया है। इसके पॉजिटिव्स हमने देखे, लेकिन इसमें और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन इज़ गुड, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ जो टैक्स पेयर के राइट्स हैं उनकी भी रक्षा करना और इसी के साथ साथ के इक्विटी जो है ये प्रमोट हो, ये भी इस बिल का एक कोर लक्ष्य होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये बिल करना चाहिए। तो आई एम श्योर अब फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर जब भी कोई चेंजेस आएंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग सारे जो हमारे देश के लोग हैं इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करने वाला ये बिल है, तो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, राइट। तो इसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले, राइट, लेट मी गिव यू ए क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस सीरीज़ कि ये सीरीज़ जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इट विल हेल्प यू विथ योर these three things। क्रिटिकल एनालिसिस एग्जामिनेशन में आपको एज देगी और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीके से समझते हैं। और ये सीरीज़ जो है ये खास करके डिज़ाइन ही इसलिए की गई है ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाए, आपकी जो नॉलेज है उसको यहाँ पर बूस्ट किया जाए, राइट। सो नाउ वी हैव रीच्ड ऑन आवर थर्ड टॉपिक। ओके, ये जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। AI को रेगुलेट करने की बात आ रही है, AI को बैलेंस करने की बात आ रही है। तो मुझे ये एक आर्टिकल जो है जिसमें हमें बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट मेजर्स आर नीडेड टू एंश्योर AI सर्व्स ह्यूमैनिटी व्हाइल मिनिमाइजिंग रिस्क्स टू सोसाइटी। कौन सा ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें उठाने चाहिए? डायरेक्टली ऐसा प्रश्न जो है वो मेंस एग्जामिनेशन में पूछा ही जा सकता है, इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से आपको फिर प्रीलिम्स का भी कुछ कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पर मिल ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, नाम से ही पता चल जाता है कि ये कहाँ पर हुई थी, पेरिस में। लेकिन इसको को चेयर किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने। पेरिस में हुई थी तो डेफिनेटली इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है वो तो होंगे ही इसके चेयर, लेकिन इनके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर भी को चेयर थे। अब पेरिस AI एक्शन समिट में जो चीज़ें हुई, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, राइट। तो उसमें हमें एक डिवाइड देखने को मिला अलग अलग देशों के बीच में, राइट। फ्रांस, इंडिया, चाइना, ये सारे देश जो हैं वो इस बात को एडवोकेट कर रहे हैं, इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि AI जो है इसको एथिकली रेगुलेट किया जाए। USA और UK जैसे देश जो कह रहे हैं कि आप इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करेंगे, ओवर रेगुलेशन आप कर रहे हैं और इसकी वजह से इनोवेशन जो है वो रुक जाएगा। AI की ताकत देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू गाइस, राइट। ये चीज़ जब समझ में आएगी तब पता चलेगा कि AI की इम्पैक्ट कितनी बड़ी हो रही है या फिर होने वाली है। 2030 तक AI जो है ये $13 ट्रिलियन ग्लोबल GDP में ऐड करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसी के साथ साथ इसके जो रिस्क्स हैं वो भी उतने ही ज़्यादा हैं, राइट। अभी एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई तो पता चला कि जो AI है, AI सिस्टम्स जो हैं उनको स्टडी किया गया तो पता चला कि 78% जो चीज़ें हैं उसमें बायसेस देखने को मिला, और इसी के साथ साथ जो डीप फेक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। AI की वजह से ऑटोमेशन हो रहा है और इस ऑटोमेशन की वजह से 375 मिलियन वर्कर्स, आप लगभग समझ लीजिए अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है ना, तो इतने लोग जो हैं उनकी जॉब में बदलाव आ सकता है, राइट। उनकी जॉब जो है वो स्विच हो सकती है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि ये सारे लोग जो डायरेक्टली AI की स्ट्राइक रेंज में हैं तो इनकी स्किल्स को रीस्किल करना, अनलर्निंग करके न्यू चीज़ें सीखना, इनकी स्किल्स को अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ों में अलग अलग सरकारों को काम करना पड़ेगा। इसी के साथ AI जो है इसमें जो एक कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसका एडिशन हो, जो एथिक्स हैं
वो इसमें ऐड हों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रश्न ये आता है कि एआई के इतने सारे बेनिफिट हैं, लेकिन एआई की वजह से जो परिवारों की सुख शांति हैं, जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, तो इस पर जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसका क्या होगा। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोग्रेस हमें चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लेकिन वी डोंट नीड कि ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटीज़ को डिस्ट्रॉय करें। यहाँ पर आर्टिकल में एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस लिया गया है गुरु नानक साहब की जो फिलॉसफी है, सर्वदा भला, मतलब है वेलफेयर ऑफ ऑल, हर किसी का भला हो। इस फिलॉसफी के साथ जो एआई है उसको इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग को रिलेशन यहाँ पर क्रिएट किया है कि जो रिलीजियस फिलोसॉफी है उसको हम एआई के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि एआई का हम एथिकल इस्तेमाल करें। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस ह्यूमैनिटी के सामने आ चुके हैं। जब कंप्यूटर आ रहा था तो उस समय पर बड़ा सवाल ये था कि जो टाइप राइटर्स हैं, जो टाइपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, जॉब्स चली जाएगी। लेकिन एज वी नो कि जिन जिन लोगों ने अपनी चीज़ों को अपग्रेड किया तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और इसकी वजह से भी बहुत सारे फ़ायदे हुए। फिर जब मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हुए, राइट, मोबाइल फ़ोन से फिर स्मार्टफोन्स जब इंट्रोड्यूस हुए, तो ये सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ जब आती हैं तो इनके साथ कुछ ऐसे रिस्क्स भी होते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो वी हैव टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ और वी हैव टू डिक्रीज द रिस्क्स। यही चीज़ हमें करनी है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी क्या है, आप सोचिए। तो शुरुआत कहाँ से हो सकती है? तो शुरुआत हो सकती है, जैसे बताया, कि एक रिलीजियस फिलोसॉफी से। इसी के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एआई एजुकेशन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो एजुकेशन होता है, जो कोर्सेज होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने कोर्सेज डिज़ाइन कर रही हैं, कॉलेजेस में इसको सिखाया जा रहा है, तो ये कोर्सेज में मोरल फिलोसॉफी और कल्चरल डायमेंशंस को भी इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, तो इसमें जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो उसमें फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी को एआई के साथ मर्ज किया गया है। यानी कि एआई एजुकेशन के साथ साथ आप एआई का कोर्स कर रहे हैं तो आपको इसमें फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी जो है वो भी पढ़ने को मिलेगी, ताकि आप इसका राइट इस्तेमाल कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको एआई को लेकर रिसर्च करने की ज़रूरत है, रिसर्च प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो, मिसयूज़ इसका कम से कम हो, इस दिशा में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं एआई के और क्या क्या एथिकल इम्प्लीकेशंस है, ये सारी चीज़ों को लेकर हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और जो रूरल एरियाज़ हैं, वे सारे स्टूडेंट्स जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से आते हैं, जिनको इतना मीन्स पहले से ही उतना सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जा सके, ताकि अगेन राइट वेलफेयर फॉर ऑल जो फिलोसॉफी है उस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा। सरकारें जो हैं, हमारे भारत की सरकार, दुनिया के दूसरे देशों की सरकार, राज्य लेवल की सरकारें जो हैं, उनको भी एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो हैं इसको क्रिएट करना पड़ेगा और मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी, इंक्लूसिविटी, ये सारी चीज़ें हों। और जो बायसेस इसमें होते हैं, राइट, तो इनको डिटेक्ट करना, डेटा प्राइवेसी हो, राइट, और अगर कोई गलत चीज़ें होती हैं तो फिर डेवलपर्स जो हैं वो पहले से ही ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करें कि कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो। अगर गलत चीज़ें होती रहती है तो फिर डेवलपर को भी आपको अकाउंटेबल रखना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप फिर डेवलपर अपने हाथ खड़े कर दे। आज सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पहले बहुत ऐसे वीडियोज़ और सारी चीज़ें जा रही थी, तो इस पर एक कंट्रोल लाई है सरकारें, राइट। अब हमारे देश में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसमें कंपैशन एक रूट की बात है, जस्टिस जो है वो रूट की बात है, तो इन सारी चीज़ों को भी एआई के साथ अलाइन किया जा सकता है। और सरकारें जो हैं ये इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो एआई के साथ इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट इन द सेंस कि आप जैसे बताया ना कि एआई की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिलोसॉफी और सोशियोलॉजी, वैसे ये सारी चीज़ें जो हैं, और वैसे ये इंटीग्रेशन, इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को फंड करना पड़ेगा, सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जो स्किलिंग इनिशिएटिव्स हैं, जिनकी जॉब्स जा सकती हैं, तो उनको नई स्किल्स सिखाना, कैसे वो एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करना, राइट। एट द एंड ऑफ द डे एआई जो है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करे, जो डिवाइड्स हैं उनको ब्रिज करे और हार्मनी को फोस्टर करे। इसी दिशा में एआई का इस्तेमाल होना चाहिए और इसके लिए गोल्डन ट्रायंगल हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें एक तरफ होगी सरकार, गवर्नमेंट, एकेडमिक्स एंड सिविल सोसाइटी, राइट। तीनों को मिलकर
काम करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि एआई का इस्तेमाल जो है वो सबके फ़ायदे के लिए हो। ह्यूमन वैल्यूज़ को सेफगार्ड करके एआई के पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है, राइट। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ एसे, इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेंस एग्जामिनेशन एज वेल, राइट। वैसे ऐसे जो है इज पार्ट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, फोर्थ टॉपिक जो है, दिस वन इज अबाउट यूएसए एंड रशिया। Discuss the potential consequences of US-Russia peace talks on global markets and alliances. Now, dear friends, जो यूएसए के प्रेसिडेंट साहब हैं, तो उनके पुतिन साहब के साथ रीजनेबली अच्छे रिलेशन रहे हैं, और अब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी जो है वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रीशेप कर रही है। यूएसए का जो स्टैंड है यूक्रेन वॉर को लेकर, इट हैज़ चेंज्ड, यू कैन से, एक यू टर्न लिया है, और रशिया पर यूएसए जो है इट्स गोइंग टू बी सॉफ्ट, राइट। वो उसके साथ युद्ध नहीं करेगा, जैसे बाइडेन सरकार जो है वो बैकडोर से यूक्रेन को सपोर्ट कर रही थी। ट्रंप साहब जो है वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हुई है, टेलीफोनिक डिस्कशन हुई, 90 मिनट्स तक ये डिस्कशन हुई, और इस डिस्कशन का जो फोकस था दैट वाज ऑफ कोर्स यूक्रेन। और दोनों देशों ने, दोनों लीडर्स ने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कि वो शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। तो होपफुली ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है इस पर हमें एक ब्रेक्स लगती हुई नज़र आ रही है। ट्रंप साहब ने यह भी अनाउंस किया है कि जल्द से जल्द सऊदी अरेबिया में व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी एक मीटिंग हो सकती है, ऐसा उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। और इस चीज़ को लेकर यूक्रेन और यूरोप के जो लीडर्स हैं वो थोड़े बहुत खुश नहीं हैं। दे फील के उनको साइडलाइन किया गया, उनको इसमें क्यों ऐड नहीं किया गया, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन मुझे लगता है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि यूएसए को लगता है कि भाई अगर कोई चीज़ें जो है चेंज हो सकती है तो सबसे पहले यूएसए के माध्यम से ही हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर यूएसए ने एक इनिशिएटिव लिया है कि बाद में होपफुली यूक्रेन और यूरोपियन लीडर्स को ऐड किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले वो डायरेक्टली ट्रंप के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है वो ट्रंप साथ बात कर रहे हैं, और बायलैटरल लेवल पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनका व्यू हो सकता है। नाउ यूएसए ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नेटो मेंबरशिप देना जो है इट्स गोइंग टू बी इम्प्रैक्टिकल, राइट। तो आप समझ लीजिए कि अब यूक्रेन के नेटो में आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि जो टेरिटोरियल रिटर्न है इट्स इल्यूजनरी, यानी कि जिन मान लीजिए ये यूक्रेन है फॉर एग्जांपल, राइट। मैंने आज मैप्स ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि रशिया, यूक्रेन, ये सारे मैप्स, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपने कई बार अभी तक ये मैप्स को देखा होगा, राइट। नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा, राइट, आप इसको देख लीजिए। फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होगा देन आई विल ऐड मैप। मैं वैसे मैप्स ऐड करता हूँ, लेकिन जो चीज़ें बहुत ही कॉमन है, फॉर एग्जांपल यूएसए का मैप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। शायद भूटान की बात आती, डोकलाम की बात आती तो मैं आपको मैप दिखाता, अगर ओमान की बात आती तो मैं आपको मैप दिखाता, इजराइल की बात हमने की थी तो उसमें हमने मैप को देखा था, राइट। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हर रोज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्राफिक्स और मैप्स और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, नो, राइट। कंटेंट इज़ द किंग, ऑलवेज रिमेंबर। तो मान लीजिए कि ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन का ये इतना पोर्शन जो है वो अभी रशिया के पास है, बिकॉज ये युद्ध हुआ तो इतनी टेरिटरी रशिया के पास है। तो यहाँ पर यूएसए का ये कहना है कि रशिया ये टेरिटरी वापस यूक्रेन को दे दे तो ये इट्स गोइंग टू बी इल्यूजनरी, ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं होगा अभी। तो आई एम श्योर पुतिन जो हैं उन्होंने भी काफ़ी टफ नेगोशिएशंस किए होंगे ट्रंप साहब के साथ, उनकी सरकार ने भी टफ नेगोशिएशंस किए होंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यूक्रेन की जो पोजीशन है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रिकेरियस, यानी कि बहुत ही आप समझ लीजिए सेंसिटिव सिचुएशन उनकी हो जाएगी कि अब आगे क्या होगा। उनको थोड़ा आइसोलेशन जैसा भी फील हो रहा होगा कि अभी तक यूएसए में जो बाइडन सरकार थी वो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब ट्रंप सरकार जो है वो सपोर्ट ना करे। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से यूरोपियन स्टॉक मार्केट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आई है। यूरोप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, क्योंकि आज भी रशिया जो है इट्स ए वेरी बिग सप्लायर ऑफ एनर्जी टू बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, राइट। स्पेन की जो मार्केट है तो उसने एक नया हाई अचीव किया है। ऑयल प्राइसेस ड्रॉप हुई है, $75 पर बैरल से कम हुई है ऑयल की प्राइसेस। तो इससे भारत जैसे देश, भारत लगभग 85% जितना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। तो ऑयल की प्राइस कम होती है तो भारत में इन्फ्लेशन भी कम होगा, भारत की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा।
तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी सिर्फ इस खबर से आए हैं, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ आज भी है। देखिए, अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी एग्रीमेंट्स नहीं हुए हैं, राइट। इसको थोड़ा वक्त भी लग सकता है चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी इस सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो हैं दुनिया के बहुत बड़े, ये सिर्फ दो देश जो हैं वो गेहूं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो युद्ध अगर लेट्स से युद्ध पर ब्रेक लगती है तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर पुअर कंट्रीज जो वीट इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम दीज टू कंट्रीज। इसी के साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हैं, यूक्रेन में बहुत सारी बर्बादियां भी हुई हैं, तो यूक्रेन को फिर से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में सॉर्ट आउट होगी। भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सनफ्लावर ऑयल जो हम यूक्रेन से मंगवाते हैं, बहुत बड़ा सप्लायर है हमारा यूक्रेन, तो यहाँ पर अगर चीज़ें सॉर्ट आउट होगी तो फिर सनफ्लावर ऑयल की प्राइस भी कम होगी, ट्रेड जो है वो काफ़ी स्मूथली होगा सारे देशों के लिए, राइट, इस क्षेत्र के और दूसरे देशों के। अब ट्रंप साहब और पुतिन साहब की जो डिस्कशन है, इससे एक आशा की किरण तो डेफिनेटली नज़र आ रही है, राइट। अब देखते हैं इसके जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आगे क्या होते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, आज का जो लास्ट टॉपिक है इट्स अबाउट बिटकॉइन। एनालाइज द रोल ऑफ इंटरनेशनल बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी, राइट। इट्स नॉट जस्ट वन, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं। तो बिटकॉइन इज़ वेरी कॉमन, राइट। टूथपेस्ट में जैसे कोलगेट यूज़ करते हैं, कि कोलगेट का नाम लेते हैं, कि तो वैसे ही बिटकॉइन जो है इट्स ए हाउस होल्ड नेम। ओके, एनालाइज द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड मिटिगेटिंग रिस्क्स पोस्ड बाय साइबर अटैक्स ऑन क्रिप्टो एक्सचेंजेस। दोस्तों, जब 2023 में G20 की समिट हुई थी, उस समय पर दुनिया की इकोनॉमीज़ ने ये प्लेज लिया था, एक शपथ ली थी कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं इनको लेकर एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अभी एक वज़ीर एक्स जो कंपनी है, तो इस पर साइबर अटैक हुआ है और ये इस बात का इशारा है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी वल्नरेबल हैं। जुलाई 24 में इन पर ये वज़ीर एक्स जो प्लेटफॉर्म है इस पर साइबर अटैक हुआ। नॉर्थ कोरिया के एक ग्रुप ने अटैक किया था और इस अटैक से 4.4 मिलियन यानी कि 44 लाख लोग जो हैं इसकी चपेट में आ गए। उनकी जो एसेट्स हैं वो रिस्क में हैं और एक कस्टोडियल एक्सचेंज जिसको कहते हैं, यानी कि जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें बहुत बड़ी एसेट्स एक जगह पर होती हैं, सेंट्रली होती हैं, तो अगर इन पर अटैक आते हैं तो लाखों लोग जो है वो डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। इंडिया में भी क्रिप्टो इकोसिस्टम जो है उसको रेगुलेट करने की जो बातचीत है वो ये वज़ीर एक्स के इस पर जो अटैक हुआ तब से ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डिस्कस की जा रही हैं। अब ये जो वज़ीर एक्स की जो होल्डिंग कंपनी है ज़ेताई, तो ये सिंगापुर बेस्ड है। तो ये जो वज़ीर एक्स है इसमें 95% यूज़र्स जो हैं वो इंडियन हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंगापुर बेस्ड है तो जो सिंगापुर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन में आएंगे। और एक वज़ीर एक्स ने एक रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लॉन्च की है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट को रिकवर किया जाएगा और फिर से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाए, इस चीज़ को लेकर स्टेबिलिटी आ जाए। तो इस चीज़ को लेकर कुछ स्कीम्स लॉन्च, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लॉन्च की है और इसमें यह भी प्रॉमिस है कि हो सके उतने एसेट्स को रिकवर किया जाएगा और जो भी प्रॉफिट होगा, राइट, तो ये प्रॉफिट सारे जो प्लेटफॉर्म के यूज़र्स हैं, राइट, तो उनको इक्वली शेयर किया जाएगा। और ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है ये सिंगापुर की हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, तो दैट्स ए गुड थिंग। अब दोस्तों, जो हैक विक्टिम्स हैं उनको एज पर दिस प्लान 85% उनका पोर्टफोलियो जो था, लेट्स से किसी के पास 1 करोड़ रुपए का प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो था, तो उनको 85 लाख रुपीस जितना पैसा जो है वो वापस मिल जाएगा। ऐसी कोशिश की जाएगी, राइट। और अच्छी बात है कि ये स्कीम जो है ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर चल रही है। ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा पैसे जिनके थे उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं, हर किसी को इक्वली पैसे दिए जाएंगे, राइट, एक रेशियो के हिसाब से। किसी के 1 लाख हैं तो उनको लेट्स से 85,000 मिलेंगे, तो जिनके 1 करोड़ है तो उनको 85 लाख दिए जाएंगे। इस हिसाब से फिर जितने पैसे रिकवर होंगे उस हिसाब से लोगों को एक रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। तो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी का अप्रोच यहाँ पर रखा है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। अगर जो क्रेडिटर्स हैं जिनके पैसे यहाँ पर थे, ये सारे लोग अगर इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आई थिंक 95% जितने लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये प्लान आगे नहीं बढ़ पाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो फिर वज़ीर एक्स जो है इसको लिक्विडेट किया जाएगा, तो फिर जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इरोड हो सकती है।
राइट। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसी के साथ साथ ये इस बात का भी इशारा है कि खास करके भारत जैसे देश में क्रिप्टो को लेकर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसको और ज़्यादा रोबस्ट, इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन इज़ मस्ट। कोई एक देश ऐसा लॉ बनाए तो नहीं चलेगा। ये एक प्राइम एग्जांपल है कि 95% यूजर्स इंडिया के हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो जो लीगल चीज़ें हैं वो कहाँ पर चल रही है, सिंगापुर में। तो यही चीज़ें होगी, ये इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शंस में चलते रहेंगे ये सारे केसेस। तो इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, और इंडिया मस्ट डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड मिटिगेट फ्यूचर रिस्क। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश में डिजिटल इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, तो ये एक वेकअप कॉल है। वजीर एक्स क्राइसिस इज़ अ वेकअप कॉल कि हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने में हम प्रोएक्टिव रहें। इस प्रकार की चीज़ें हो जाए उसके बाद रूल्स नहीं, पहले से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जिससे चीज़ों को, ऐसी चीज़ें हो ना, अगर हो जाती हैं तो उनके सॉल्यूशंस आज से ही हम सोचकर तैयार रखें। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।